नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, जो हमारा एक आइडिया है कि 300 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हम इस कुछ 20 दिन में कवर करने वाले हैं, इसके तहत आज हमारा 6th लेक्चर है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, इसका सबसे पहले स्ट्रेटेजिक लोकेशन हम देखते हैं। देखिए, ये जो बीच का पार्ट है, ये अंडमान और निकोबार वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट अंडमान और निकोबार का ज्योग्राफिकल लोकेशन है। जरा डिस्टेंस देखिए। सबसे पहले इंडिया के कोलकाता से 1125 किलोमीटर है, चेन्नई से 1190 किलोमीटर है। याद रखिएगा, कोलकाता से ज्यादा नजदीक है ये पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे ये जो है पोर्ट ब्लेयर, जो यहाँ की कैपिटल है। जरा देखिए, यंगून जो बर्मा का पहले राजधानी था, ये यंगून जो है ये 695 किलोमीटर है। बैंकॉक 899 किलोमीटर है। फुकेट करके एक जगह है थाईलैंड में, ये 735 किलोमीटर है। ये मलेशिया वाला पार्ट है और ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है। इंडोनेशिया का ये तो बहुत नज़दीक है यहाँ से। ये श्रीलंका का पार्ट है। अब इस तरह से देखिए कि अगर हम यहाँ पे बहुत शक्तिशाली हो जाएं, नेवी में हम बहुत शक्तिशाली हो जाएं, तो हम कितना इस अंडमान निकोबार के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बहुत अच्छी तरह से यूज करके हम अपने जितने भी नाइबर कंट्री है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए कि ये वाला पार्ट जो है चाइना वाला पार्ट है। बस म्यांमार को क्रॉस किया कि चाइना जो है इस इंडियन ओशन में इस तरह से यहाँ से डोमिनेट कर जाएगा। इसीलिए चाइना यहाँ पे एक आइलैंड है, कोको आइलैंड, वो म्यांमार से लेकर के लीज पर पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसको और डेप्थ में जानने के लिए जरा सा चाइना का स्ट्रेटेजी समझिए। सबसे पहले यहाँ दो लाइन है, एक ब्लू है और दूसरा येलो है। जो येलो है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये चाइना का जो एक प्रोजेक्ट है वो है। और ऑयल शिपिंग लेन्स जो है ये ब्लू लाइन्स है। तो ये ऑयल शिपिंग लेन्स का मतलब हो गया कि ये अरेबियन सी से आता है। जितना भी उधर अरेबियन कंट्रीज है वहाँ से सारे ईरान, ये सब जितनी कंट्री है वहाँ से ऑयल को ये लोग शिप में लोड करते हैं। और फिर इस ब्लू लाइन जो है रूट है, ये होते हुए ये अंडमान निकोबार वाला ये वाला पार्ट हो गया अंडमान निकोबार। और इधर से होते हुए यहाँ पे जो ये स्ट्रेट है, दैट्स कॉल्ड मलक्का स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मलक्का स्ट्रेट जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच से क्रॉस करते हुए फिर ये साउथ चाइना सी में चला जाता है। तो ये आपका जो है ये ऑयल शिपिंग लेन्स है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ये चाइना का प्रोजेक्ट है। अब ये देखिए भारत को किस तरह से चारों बगल से घेरने का चाइना का ये प्रोजेक्ट है। ये यहाँ पे इससे पिछले वीडियो मैंने हम्बन टोटा प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बताया था, जब श्रीलंका के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश का जो चिटगांव है वहाँ पे कुछ कर रहा है ये। फिर म्यांमार का जो कोको आइलैंड है यहाँ कुछ कर रहा है। इस तरह से होते हुए पूरे इंडियन ओशियन जो है इसमें चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। ये सारे कंट्री आप देख रहे हैं, भारत है, म्यांमार है, चाइना, वियतनाम, ताइवान, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे कंट्री है। इस तरह से आपने अंडमान निकोबार का स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इस तरह से आपने देखा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अंडमान और निकोबार के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जो अंडमान निकोबार है इसको शॉर्ट में ANI भी बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। तो ये दो ग्रुप्स हैं इसमें। पहला है अंडमान आइलैंड्स और दूसरा है निकोबार आइलैंड्स। इसमें लगभग 836 आइलैंड्स हैं, लेकिन 38 जो आइलैंड्स हैं यही अभी परमानेंटली यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। कुछ चैनल्स हैं उसको याद रखिएगा। प्रीपेरिस चैनल्स है, 10 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल है। इस मैप पे आप देख सकते हैं प्रीपेरिस चैनल है और ये 10 डिग्री चैनल है। और ग्रेट पैसेज या ग्रेट चैनल्स है या 6 डिग्री चैनल्स, ये दोनों एक ही चैनल है का नाम है। ग्रेट चैनल कहिए या 6 डिग्री चैनल कहिए, दोनों एक ही बात है। जो काम का बात है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को डिवाइड करने वाले जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना है। ये प्रीपेरिस चैनल जो है ये अंडमान और यहाँ पे जो कोको आइलैंड है उन दोनों के बीच में है। और ये जो ग्रेट चैनल्स है और जो 6 डिग्री चैनल है ये निकोबार आइलैंड्स और इंडोनेशिया के बीच का चैनल है। इसी चैनल से होते हुए ऐसे मलक्का स्ट्रेट की ओर जाता है। वो जो मैंने अभी आपको देखा, ऑयल को जितने भी कंट्री इधर वाले चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्री ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं वहाँ से इसी स्ट्रेट होते हुए शिप को ले जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जो 6 डिग्री चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे जो मलक्का स्ट्रेट है इसी से मिलता जुलता एक टर्मिनोलॉजी है जिसको याद रखिएगा, मलक्का डायलेमा बोलता है। मलक्का डायलेमा ये है कि चाइना को हमेशा ये डर रहता है कि अभी तक सिर्फ यही एक स्ट्रेट है जो कि इंडियन ओशियन से होते हुए साउथ चाइना सी को लिंक करता है। अगर भारत इस अंडमान निकोबार में इतना पावरफुल हो जाए कि इस एरिया को चॉक कर दे, मतलब चाइना को इधर से सप्लाई जाना बंद, ये जो फियर है चाइना का, दैट्स कॉल्ड चाइना डायलेमा। China's fear of maritime blockade at the Strait of Malacca, this is the China dilemma and this is a type of fear कि चाइना को ये फियर है कि अगर भारत ऐसा किया तो, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना जो है वो एक पर्ल्स वाला जो प्रोडक्ट है उस पर काम कर रहा है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इसमें अंडमान की बात करते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और ये लोअर जो अंडमान है इसको साउथ अंडमान भी बोलते हैं, और लिटिल अंडमान, मतलब अंडमान के 4 पार्ट हुए। क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये जो पोर्ट ब्लेयर है किस अंडमान पे है, तो याद रखिएगा साउथ अंडमान या लोअर अंडमान पे है। 4 अंडमान हो गए। ये निकोबार है, यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो 10 डिग्री चैनल है दोनों को डिवाइड करता है। उसके बाद ये ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, इस तरह से सारे हैं। यहाँ पे बहुत कुछ मैं अभी आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, इसमें हमारे पास टाइम नहीं है कि एक एक करके बताऊँ, बस मैं टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ, आप अपने एटलस में खोज लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा जो सेडल पीक है अंडमान का सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपका रिट्स आर्कियोपिलागो है, वो देख लीजिएगा। दूसरा ये जो है आपका 10 डिग्री चैनल की बात कर लिया। अंडमान निकोबार में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो उत्तरी और मध्य अंडमान करके एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका माया बंदर वहाँ पे हेड क्वार्टर है। दक्षिणी जो अंडमान है उसको पोर्ट ब्लेयर वहाँ पे उसका हेड क्वार्टर है, और निकोबार में कार निकोबार है। यहाँ पे जो निकोबार वाला है उसको देख लीजिएगा, पेंचल चैनल है, यहाँ पे सम्बेरेरा चैनल है और पायर्स चैनल है। इस तरह से ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे थ्विलर करके एक जगह है, उसको याद रख लीजिएगा। इसमें और जो चीज़ है यहाँ पे, हाँ, नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार जो है, नेशनल पार्क इन अंडमान निकोबार, ये देख लीजिएगा। माउंट सेडल जो है ये माउंट हैरियट है, माउंट बटन मेरीन है। इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ग्रेट निकोबार जो है वो एक तरह का बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे एक बैरन आइलैंड है जो कि जीवित ज्वालामुखी है, और एक नरकंडम जो वैल्केनो है ये एक्सटिंक्ट है, मतलब ये कह सकते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब बहुत पहले हुआ था, अभी सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। तो 2 ज्वालामुखी है यहाँ पे। एक जो है बैरन जो आइलैंड है ये जीवित है, मतलब इसमें अभी लाइव है। इस तरह से बहुत चीज़ों को मैंने आपसे बताया, ये एटलस में सर्च कर लीजिएगा। फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक हमारा है वो डुगोंग करके है। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि डुगोंग जो है तमिलनाडु ने इसे इंडियाज का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार और जो पाक वे है वहाँ पे घोषित किया है, इसलिए चर्चा में है। डुगोंग के बारे में जान लेते हैं। ये डुगोंग जो है स्पीसीज है सी कॉ का। देखिए ये सी कॉ के बारे में एक बार यूपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये डुगोंग जो है इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स ये डुगोंग जो है वार्म लेटीट्यूड जो एरिया होता है इंडियन ओशियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये स्ट्रिक्टली मेरीन मेमल्स है, याद रखिएगा, ये एक तरह का मेमल्स है और मेरीन मेमल्स है। इसका सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो ग्रेट बैरियर रीफ्स ऑस्ट्रेलिया के पास है, वहाँ पे है। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, इसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। शायद ये स्टेटमेंट अगर यूपीएससी की पीटी में दे दिया तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये बोलता है कि ये जो डुगोंग है मोर क्लोजली रिलेटेड टू एलिफेंट्स रदर देन मेरीन मैमल्स सच एज व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। मतलब जो मेरीन मैमल्स हैं व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स उससे ज़्यादा क्लोज नहीं है इसका फीचर्स आइडेंटिटी, बल्कि जो एलिफेंट है उससे ज़्यादा इनका क्लोजनेस है, ये याद रखिएगा। अगला टॉपिक जो हमारा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस करके ये टॉपिक है। इसमें क्या है कि सेंटर ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस जो है इसको कहा कि ठीक है अभी कंटिन्यू करते हैं, और इसको 5 साल के लिए कर दिया है, 25-26 तक कर दिया है। क्यों कंटिन्यूएशन है ये देखिएगा ध्यान से। ये इसलिए है क्योंकि इनका जो शुरुआत हुआ है वो 1969-70 में हुआ है, इसीलिए अभी तक ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस में जो कुछ भी होता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव्स है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो डिपेंडेंसी है सेंटर पे
आर्मी या आर्म पुलिस फोर्स को लेकर के उसको धीरे धीरे डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इस पुलिस फोर्स से रिलेटेड कुछ कमिटी है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबेरियो कमेटी है 1988 में बना था, पद्मनाभ भैया कमेटी है 2000 में बना, और मलिमथ कमेटी है 2002 और 3 में बना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड एक डायरेक्शंस दिया है। इस केस का नाम पूछा जा सकता है प्रकाश सिंह वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं, इसको याद रखिएगा, केस का नाम याद रखिएगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेरीन हीट वेव्स। ये क्या होता है? मेरीन हीट वेव्स को MHWS भी कह सकते हैं। ये होता है व्हेन हीट वेव्स टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, जब बढ़ जाता है उस लेवल से, जहां एक नॉर्मल लेवल होता है उससे जब बढ़ जाता है, कितना, तो लगभग 5 दिन, लगातार 5 दिन तक जब बढ़ा रहता है, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा, ये जो है ओशियन का जो सरफेस से लेकर के 300 फीट नीचे तक का एरिया को कवर करता है, दूसरा। और यहाँ का जो टेम्परेचर अगर इस पूरे एरिया का सरफेस से लेकर के 300 फीट तक का जो एरिया है उसका टेम्परेचर अगर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, तो ये तीसरा कंडीशन है। और चौथा कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गैप होता है, जैसे आज खत्म हुआ, बीच में 1 दिन गैप हुआ, 2 दिन गैप हुआ और फिर तीसरे दिन हो गया, बोलता है अगर ये गैप हो भी जाता है तो अगर 2 दिन का गैप है या 2 से कम दिन का गैप है, इसको भी हम उस जो पहला कंडीशन था कि 5 दिन कंजिक्यूटिव डेज होना चाहिए, उस तरह से कंसीडर करते हैं। इन सारे जो आपका कंडीशंस है, ये मेरीन हीट वेव्स को डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये डिफिनीशंस क्या है, मतलब किस किस कंडीशंस के तहत होने के कारण हम मेरीन हीट वेव्स कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि ये समर और विंटर दोनों में होता है। ये अगर वर्ड विंटर वर्ड दे दिया जाए और हीट वेव्स की बात किया जाए तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, विंटर में भी हीट वेव्स हो सकता है। इसके जो कारण हो, अल नीनो है, ओशियन करेंट्स है और मानव निर्मित जो फैक्टर है वो है। इनका जो इम्पैक्ट है, जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस बहुत होता है इनके कारण, और मॉनसून जो भारत का जो क्लाइमेट जो है उन पे मॉनसून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, भारत के कल्चर पे मॉनसून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये मॉनसून जो है डिस्टर्ब होता है इस मेरीन हीट वेव से। फ्रेंड्स, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स। मतलब जो कोस्टल एरिया है उनमें जितना कुछ वनरेबिलिटी होता है उनको लेकर के एक इंडेक्स जारी करता है। मेन चीज़ है इसमें कि ये प्रिपेयर्ड कौन करता है, इसको प्रिपेयर करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से ये करता है। इस तरह से ये एक तरह का एटलस जारी करता है। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वन ओशियन समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ओशियन समिट जो है यहाँ पे यूनेस्को ने अनाउंस किया है कि 2030 तक 80% सीड बेड जो है उसका मैपिंग कर लेगा। ये वन ओशियन समिट जो फ्रांस में हुआ था, वहाँ पे यूनेस्को ने ये बात कहा है। देखिए, फ्लोर मैपिंग या सी बेड मैपिंग जो है दोनों एक ही चीज़ है। सी बेड मैपिंग क्या होता है, ये इसमें हम मेजर करते हैं वाटर डेप्थ ऑफ ए गिवन वाटर बॉडी। कोई भी वाटर बॉडी है उसका जितना डेप्थ है उसको हम मेजर करते हैं इस सी फ्लोर मैपिंग और सी बेड मैपिंग के तहत। एक और टर्मिनोलॉजी है बेथीमेट्रिक सर्वे। ये क्या होता है, जब हम मेजर्स करते हैं डेप्थ एंड मैप बनाते हैं उसके आधार पे अंडर वाटर फीचर्स ऑफ वाटर बॉडी के डेप्थ में जाकर के हम डेप्थ को नापते हैं, और इस तरह से सारे जितने भी वाटर बॉडी है उनका इन सारे चीज़ों को कर करके उनको कलेक्टिव एक तरह का हम मैप बनाते हैं, एक एटलस जारी करते हैं। दैट्स कॉल्ड बेथीमेट्रिक सर्वे। फ्रेंड्स, वन ओशियन समिट जो है अभी मैंने बताया कि यहाँ पे फ्रांस में हुआ था। ये कॉपरेशन जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का था और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के कॉपरेशन से फ्रांस में हुआ। और इनका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको मोबिलाइज करना है, इस ओशियंस जो है उनको लेकर के कैसे प्रिजर्व किया जाए, सपोर्ट करना है और हेल्दी एंड सस्टेनेबल ओशियन इकोसिस्टम को बनाना है। ये इनका ऑब्जेक्टिव्स है, एम है। फ्रेंड्स, जो अगला हमारा टॉपिक है डक कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है पूरे भारत में और कई पड़ोसी देशों में ही बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत कटिंग होता है। तो ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक हो जाता है, इसको समझना चाहिए कि ये एक चीज़ है कि ये शो करता है, इस कर्व से हमको दिखाता है कि डिफरेंस होता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में एंड
जो अवेलेबल सोलर एनर्जी है, एक दिन में जो ये डिफरेंसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में, सोलर एनर्जी का अवेलेबिलिटी में, और ये जो ग्रिड, जिस ग्रिड से हम एनर्जी का सप्लाई करते हैं, इन तीनों चीज़ों का रिलेशन को समझिएगा। इसको आराम से देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि ये ग्रिड है, ये जो ब्लू लाइन है और ये रेड लाइन है, इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ तक आकर के ये लगभग पैरेलल है। इस ग्रिड में जो ब्लू लाइन है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। दिन का बात है, जब सोलर पूरा मतलब सूरज का प्रकाश बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लोग जिसके घर में, घर के छत पे सोलर प्लेट लगा हुआ है, दिन होते ही उनका जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होता है ग्रिड से, वो कम हो जाता है। ये मतलब डिप नीचे चला गया, और शाम होते होते ये फिर बढ़ गया। मतलब ये रेड लाइन का नीचे जाना, और शाम होते होते जब सोलर लाइट कम हो जाता है, तो फिर इस ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड लोगों के द्वारा ज़्यादा मांग बढ़ जाना। इसका मतलब ये रेड लाइन जो है फिर से बढ़ गया। ये एक तरह से लगता है जैसे कि डक है, जिसको बत्तख बोलते हैं, उस तरह का फिगर जो है ये दूर से देखने में मिलता है, इसीलिए इसको डक कर बोलता है। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो याद रखना है। अगला टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज इन न्यूज में है। ये मिलन करके है, 2022 में हुआ था। ये इंडियन नेवी का है, ये 2 साल पे होता है। इसमें विशाखापट्टनम में हुआ है, बहुत सारे कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। कोबरा वॉरियर 22 हुआ है, ये जो है यूके का रॉयल एयर फोर्स के द्वारा किया गया और यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ है। भारत का जो फोर्स है वो वहाँ पे जा करके पार्टिसिपेट किया था। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये जो है, ये भी एयर फोर्स का एक्सरसाइज है। इसमें जो पार्टिसिपेंट कंट्री है वो ओमान है। भारत और ओमान के एयर फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ। फ्रेंड्स, यूएनईपी's फायर रेडी फार्मूला फॉर विल्ड फायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फायर रेडी फार्मूला ये यूएनईपी ने दिया है। ये क्या किया है, जो फार्मूला दिया है उसमें बोलता है कि 60% जो है स्पेंडिंग करना है फंडिंग का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको प्लानिंग पे, प्रिपरेशन पे, प्रिपेयर्डनेस पे एंड रिकवरी पे, इन पे 64% हमको फंडिंग को खर्च करना है, और जो 34% रिमेनिंग है उसको रिस्पॉन्स पे काम करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फंड हमको इस बात पे खर्च करना है कि ये विल्ड फायर हो ही नहीं, और विल्ड फायर अगर हो तो उसके बाद जो हम रिस्पॉन्स करेंगे उस पर 34% फंड को खर्च करना है। ये बहुत ही अच्छा प्रोएक्टिव मेजर्स है। क्या देखिएगा, विल्ड फायर एंड फॉरेस्ट फायर में अंतर होता है। इसको डिफाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने। उनके अनुसार जो फॉरेस्ट फायर होता है वो अनक्लोज्ड होता है, फ्रीली स्प्रेडिंग होता है। इसमें जो कंज्यूम्स करता है ये फायर, वो नेचुरल फ्यूल्स को कंज्यूम करता है। लेकिन यही जब अनकंट्रोल हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं विल्ड फायर। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द विल्ड फायर एंड द फॉरेस्ट फायर। फ्रेंड्स, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927, इसमें कहा गया है कि अगर आप फॉरेस्ट में आग लगाते हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और टू अलाउ ए फायर टू रिमेन बर्निंग इन रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कहता है कि अगर आप किसी भी रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आग लगा हुआ है और आप उसको रिमेनिंग मतलब उसी तरह से आग लगता हुआ ही छोड़ देते हो, तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिम्मेदारी है उसको बुझाना, आपको बुझाना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप छोड़ देते हो फिर भी ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये जो है विल्ड लाइफ जितने भी सेंचुरीज है वहाँ पे किसी भी तरह के आग को लगता है उसको प्रोहिबिट करने की बात करता है, उसको रोकने की बात करता है। मतलब ये 2 एक्ट को ध्यान से रखिएगा, विल्ड फायर से जुड़ा हुआ है। अगला है व्हाइट चिक्ड मैकॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने पहली बार ये रिकॉर्ड में आया है उन्होंने पाया है कि ये जो व्हाइट चिक मैकॉक है ये सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया में है यहाँ पाया गया है। इसका जो फीचर्स है, जो डिस्टिंक्ट है दूसरे मैकॉक से, वो ये है कि इनका जो गाल पे पूरा व्हाइट चिक्स है, ये इसका लॉन्ग एंड थिक हेयर है ऑन नेक, गर्दन पे, और जिसका जो टेल है, पूंछ है, बहुत ही लॉन्गर है। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है दूसरे मैकॉक से, इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाइट चिक मैकॉक्स। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का जो मैकॉक है उसको अरुणाचल मैकॉक और व्हाइट चिक मैकॉक, ये दोनों मैकॉक जो है ये एक ही जगह पाया जा रहा है। उसको जो है ईस्टर्न हिमालयाज जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो है वहाँ पे ये दोनों तरह का पाया जाता है। यहाँ पे एक याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो है पूरे वर्ल्ड में कितने हैं और इंडिया में कितने हैं और कौन कौन है, इसको ध्यान रखिएगा। और
एक चीज़ जो याद रखना है कि ये अभी अभी पाया गया है, व्हाइट चिक मैकॉक्स जो है अभी अभी रिकवर्ड किया गया है, इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसके बारे में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसके बारे में अभी तक इसका कोई मेंशन नहीं है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा जा सकता है। एक रिवार्ड प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में। रिवार्ड क्या है, एक तरह का ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ये है रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, इसी का शॉर्ट फॉर्म है रिवार्ड। रिवार्ड एक प्रोजेक्ट है, ये साइन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, कर्नाटका, उड़ीसा एंड वर्ल्ड बैंक के बीच में। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक और आपका 2 स्टेट गवर्नमेंट है, कर्नाटका एंड उड़ीसा के बीच में साइन किया हुआ है। वाटरशेड मैनेजमेंट रेफर्स, ये क्या कहता है, इसके तहत हम लैंड यूज जो प्रैक्टिसेस है और वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे। क्या, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड अदर जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है विद इन दैट वाटरशेड। अब इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वाटरशेड होता क्या है उसको जाने। वाटरशेड एक एरिया है, ठीक है, ऑल ऑफ द वाटर दैट ड्रेन्स ऑफ इट गोस इनटू द सेम प्लेस। इस पिक्चर को देखिएगा, इसमें एक ये एरिया है, ये ढलान है, जो भी बारिश होगी वो सारे पानी आकर के इस नदी में आएंगे और अल्टीमेटली सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। ये नदी हो सकता है, जो भी तालाब हो सकता है। तो ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को वाटर शेड बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिवार्ड प्रोजेक्ट के तहत इस वाटर शेड जो एरिया है इसके लिए इम्प्रूवमेंट का काम किया जाएगा। इस तरह से आज का जो हमारा 6th लेक्चर है इसमें हमने इन सारे टॉपिक को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।